जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है मंगल मास का लग्न फल हर लगन के हिसाब से। मेरा मत है कि आप इसे लगन से देखें, राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन लगन से देखना ज़्यादा अच्छे फल देता है, ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसलिए आपको उसे लगन के हिसाब से देखना चाहिए। पिछले एपिसोड में मैं जो इसका वीडियो का पहला भाग बनाया था मैंने, उसमें मेष, वृषभ और मिथुन 3 लग्नों की चर्चा की जा चुकी है। आज के वीडियो में अगली 3 यानी कर्क, सिंह और कन्या के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ कॉमन बातें हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बुध अभी कन्या राशि में है, यहां से वो 2 तारीख को अपनी राशि बदलेंगे और अपनी राशि को परिवर्तित करके जाएंगे मित्र की राशि में, तुला में। वहां से 21 तारीख को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो ये हुआ 2 चेंज जो इस महीने में होंगे। अगला चेंज कॉमन है, सूर्यदेव 16 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी वृश्चिक में चले जाएंगे। तीसरा चेंज ये होगा, 21 तारीख को ही गुरुदेव भी अपनी राशि बदलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे है, पूरे महीने मंगल ग्रह लगातार अस्त चलेंगे, जो 29 तारीख को उदय होंगे, यानी लगभग पूरे महीने वो अस्त रहेंगे। तो ये वो कॉमन चीज है जो सभी लग्नों पर लागू होती है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो साधारण योग हैं, लेकिन उनका भी बड़ा जबरदस्त असर होता है। अब वो इतने छोटे छोटे योग हैं कि जो जन्म कुंडली पे देखे जाने चाहिए, गोचर में थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फिर भी उनको बता देता हूं। जैसे पहला योग होता है अधम योग। जब सूर्य से गिनने पर चंद्र केंद्र में 1, 4, 7, 10 में आता है, तो इसे अधम योग कहते हैं। इस योग में अधिक शुभ फल की प्राप्तियां नहीं होती हैं, नुकसान ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं करते, तो इसका नुकसान है। डेफिनेशन क्लियर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा इसका पोर्शन होता है जब से ठीक अगले अगले घर में, यानी जब सूर्य और चंद्र एक दूसरे से दूसरे 5वें, 8वें और 10वें भाव में होते हैं, तो इस योग का नाम हो जाता है समयोग। इसमें एट पार रिजल्ट्स मिलते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, मिक्स प्रभाव देखने में आता है। तीसरा होता है वरिष्ठ योग, जब इससे भी अगले अगले घरों में, यानी तीसरे घर में, छठे घर में, 9वें घर में और 12वें घर में चले जाते हैं, 11वें घर में चले जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फल देता है। तो इसके रिजल्ट सबसे अधिक अच्छे आते हैं। तो ये 3 ऐसे कॉमन योग हैं, गजकेसरी योग, शकट योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग। ये कुछ योग ऐसे हैं जो बहुत इस पूरे 1 महीने में कई बार बनेंगे, कई बार हटेंगे। तो अगर इन सबको हम गहराई से लेकर चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लंप सम जब डिटेल्स की बात कर रहा हूं, इन सभी योगों को एक साथ लेके चलूंगा। और भी जो ऐसे बड़े योग हैं जो पूरे हफ्ते 2 हफ्ते प्रभाव डालेंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा और उसका असर क्या होता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, उनका नाम भी डिस्प्ले करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं। कर्क लगन की स्थिति है कि लगन के स्वामी चंद्र बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशियों को बदलते हैं, जिसके कारण बहुत से योग, छोटे छोटे योग बनते हैं। उन सभी को चर्चा में लेना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना बता देता हूं, 21 और 22 तारीख को लग्न दोष होगा जो टूटेगा नहीं। इससे पहले भी 2 बार लग्न दोष बनेगा, 8 तारीख को भी, 9 तारीख को, 12, 13 और 14, इन 5 दिन भी लग्न दोष होगा, पर यह पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा। उस समय बृहस्पति की लग्न पर पूर्ण दृष्टि होगी। लग्न दोष कुंडली को कमजोर कर देता है, ये बहुत खराब योग है, जिसके कारण शुभ योगों का भी फल प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। दूसरे घर में अगर हम बात करते हैं तो सूर्य की राशि है और सूर्य अपनी नीच या शत्रु राशि में चौथे घर में। ये अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं ये दूसरे भाव को कमजोर कर रहे हैं और धन को भी कमजोर कर रहे हैं। तो यहाँ माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है, तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, अपने हार्ट को लेकर के, अपने दिल को लेकर के, अपनी इमेज, अपनी पोजीशन, अपने सुख को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं है, ये खराब स्थिति है। लेकिन ये स्थिति टूट जाएगी तब जब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे 16 तारीख को, और उसके बाद वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अपने से चौथे या अपने से केंद्र में आ जाएगा। तो धन योग भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसे पैतृक संपत्ति का सुख भी कहते हैं। तो ये स्थितियां, बोली का, भाषा का प्रभाव भी आपको इंप्रूव हो जाएगा। पहले 16 दिन इसका प्रभाव अलग है, अगले 16 दिन ये बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो कर्क लगन वालों के लिए सुविधा हो जाती है।
तीसरे घर के स्वामी हैं कन्या राशि होने के कारण बुध, और बुध जो बैठे हैं वो केंद्र चौथे घर में बैठे हैं। ठीक है, ये अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये चेंज करके पांचवें घर में आ जाएंगे तब भी स्थिति लमसम अच्छी ही बनी रहेगी। इसमें ऐसी कोई समस्या की बात यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई देती है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रयास का फल मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा। ये लाभ तीसरे घर के स्वामी से होते हैं जो पूरे महीने लगातार बना रहेगा। बुध आदित्य योग का भी प्रभाव मिलेगा, तो प्रयासों के फल प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोशिशें, आपके भाई आपका सहयोग, आपके सबॉर्डिनेट, आपके जूनियर, आपके कुलीग्स आपके साथ तालमेल करेंगे, तो ये मेहनत का एक लाभ होगा। कुछ धन संग्रह की भी संभावनाएं बढ़ेंगी, तो ये अच्छी स्थिति हो गई। चौथे घर का स्वामी शुक्र और छठे घर में है, ये अच्छा योग नहीं है। इस योग का नाम होता है कुहू योग। जब चौथा भाव जो हमारे सुखों का है वो त्रिक भाव छठे, आठवें, 12वें जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, सुखों की कमी करता है। माँ के साथ तालमेल की दिक्कतें आती हैं, हार्ट से संबंधित तकलीफ आती है, इमेज को लेकर तकलीफ देखने में आती है। ये एक अच्छी पोजीशन मेंटेन नहीं हो रही है। कुहू योग खराब योग है, बुरा योग है। योग का नाम तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको एक नई चीज सीखने को मिले, लेकिन चौथे भाव का स्वामी छठे में गया तो अपने आप ही खराब स्थिति हो जाती है। अब मंगल की बात करते हैं जो हमारा पांचवा भाव है। पांचवें भाव का स्वामी अपने से 12वें या केंद्र में, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ, पर लगातार पूरे महीने वो अस्त स्थिति में, इस कारण बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ। फिर भी संतान के सुखों से संबंधित, संतान से मिलने वाले सुख, पढ़ाई लिखाई, ये सारे मुद्दे थोड़े थोड़े ठीक ठीक रहने वाले हैं। और पंचम भाव में केतु खुद विराजमान है, इस कारण बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन डाइजेशन को लेकर, गैस्ट्रिक ट्रबल्स को लेकर, लीवर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर, एसिडिटी को लेकर आपको दिक्कतें पूरे महीने बराबर बनी रह सकती हैं। जब सूर्य अपनी राशि 16 तारीख को बदलेंगे तो वो भी इस भाव में आ जाएंगे, तब राहु और सूर्य दोनों समसप्तक योग बनाएंगे। ये पितृ दोष का एक प्रकार है या सूर्य ग्रहण दोष का एक प्रकार है, ये बन जाएगा। और इससे भी सूर्य को की दिक्कत आएगी। ये पैतृक संपत्ति में, बोली भाषा में कॉन्फिडेंस की कमियां देगा। पिता से संबंधित कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, आपस में विचार मिलने में दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। ये भी एक हालात पैदा हो सकते हैं। साथ साथ ही बुध भी अपनी राशि यहाँ पर बदलेंगे, जिसका प्रभाव तो ठीक है क्योंकि उसमें कोई खास खराबी नहीं है, तो ये अच्छी स्थिति रहने वाली है। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जब हम छठा घर आ गया, छठे घर के स्वामी है गुरु, और गुरु अपने से अगले घर में यानी केंद्र में बैठे हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। लेकिन जब भी कोई छठे भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा तो सप्तम भाव को कमजोर करेगा कुछ हद तक। नीच भंग राजयोग होने के कारण ये स्थितियां थोड़ी सी सुधर गई। लेकिन 21 तारीख को ये अपनी राशि बदलेंगे। जब ये राशि बदलेंगे तो आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो एक हम तो विपरीत राजयोग मान के चलिए। तो जब छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में आ जाते हैं तो ये हर्ष योग भी इसका एक नाम होता है। तो हर्ष योग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। एक और अच्छा स्पेशल योग यहाँ पे बन रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो है शंख योग। जब पांचवें और छठे भाव, पांचवें और छठे भाव यानी मंगल और गुरु एक दूसरे से क्रमशः परस्पर, एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होते हैं, यहाँ पे मंगल और गुरु की चर्चा हो रही है, तो ये योग बनता है। ये बहुत अच्छा योग है, ये शुभ फल देने वाला है, ये ज्ञान का लाभ देने वाला है, संतान से सुख देने वाला है, धन संपदा, आनंद और शत्रुओं पर विजय देने वाला योग है। तो ये बहुत अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। पर ये शंख योग का भी निर्माण केवल 21 तारीख तक है, 20 तक। 21 को जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे ये शंख योग का निर्माण नहीं रहेगा। कुंडली में सप्तम भाव में शशक महायोग का निर्माण है, जो पूरे महीने लगातार बना रहेगा। जब भी कुंडली में शनि केंद्र भावों में स्वग्रही होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है और सारी चर लग्नों पर इसका निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शनि का राजयोग है, धन संपदा, आनंद देने वाला है, वैवाहिक जीवन के सुखों को देने वाला है, उस तालमेल को ठीक करने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ एक स्थिति होती है। अब आती है बात, एक योग बन रहा है जिसका नाम है दरिद्र योग। अब दरिद्र इसलिए कि जब कर्म भाव, हमारे प्रयास का कंट्रोलर ही युति कर ले, दशम भाव जो हमारे जीवन स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चर्चा बुध और मंगल के बीच में हो रही है। बुध और मंगल की जो युति पहले 3 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो हो रही है 18 दिन, ये 18 दिन इस योग का नाम तीसरे भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी यानी बुध और मंगल दोनों युति कर रहे हैं, तो इस योग का नाम है दरिद्र योग। ये हमारे प्रयासों से
मिलने वाले लाभ की प्राप्ति नहीं होने देता, या जितना स्टेटस को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए उस मेहनत के उतने फल प्राप्त नहीं होते। मेहनत तो होती है, तो ये दरिद्र योग है, पर यह भी बहुत लंबा नहीं है, 20 तारीख तक ही है। जैसे 21 तारीख लगेगी तो इसमें बुध अपनी राशि बदल लेंगे तो ये दरिद्र योग भी टूट जाएगा। बाद में बड़ा अच्छा फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक योग बन रहा है जिसे हम कहते हैं केंद्र त्रिकोण योग। अगर हम ध्यान देंगे 7वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण दोनों की युति है 7वें भाव में गुरु और शनि की, तो ये केंद्र त्रिकोण योग बना, बहुत अच्छा योग है। और केंद्र में ही बन रहा है, हर लिहाज बहुत अच्छा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये भाग्य को बढ़ाने वाला है, आनंद को बढ़ाने वाला है, प्रयासों को बढ़ाने वाला है, पिता से सुख की स्थिति को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, ससुराल वालों से तालमेल को भी ठीक करेगा, तो धन देने वाला योग है। पर यह योग भी केवल 20 तारीख तक है। जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे ये योग टूट जाएगा, केंद्र त्रिकोण योग, क्योंकि गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे जो अष्टम भाव की स्थिति है। कुंडली में एक और बहुत सुंदर योग बन रहा है, उसका नाम है कर्म सिद्धि योग। जब दशम भाव का स्वामी केंद्र में ही हो या दशम भाव पर उसकी पूरी दृष्टि पड़ती हो तो ये योग बनता है। यहाँ पर ये स्थिति मंगल की है, मंगल चौथे भाव में बैठे हैं पूरे महीने लगातार और लग्न अपने 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं अपने दशम भाव को। यहाँ पे ठीक है, मंगल अस्त है, बहुत अधिक प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव जरूर प्राप्त होता है, थोड़ा कम होता है पर प्रभाव जरूर प्राप्त होगा। तो इसका ये लाभ हुआ कि इनको इस ग्रह का लाभ भी प्राप्त होगा। इसका नाम है कर्म सिद्धि योग। एक और योग यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आते हैं हम 9वें भाव पर। 9वें भाव का स्वामी जब तक तो 20 तारीख तक आपका नीच भंग राजयोग बना रहा है, 7वें भाव में बैठा, तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो चेंज करेगा, कुंभ राशि में आएगा, तो ये भाग्यहीन योग बनेगा। भाग्य का स्वामी क्योंकि 8वें घर में आया तो ये कमजोर हो जाएगा, ये अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो थोड़ी सी एफर्ट्स को लेकर के दिक्कतें आएंगी, लक का सपोर्ट जितना हम मांगते हैं उतना शायद ना मिले, ये थोड़ी दिक्कतें अवश्य ही देखने में आने वाली हैं। इसके बाद आती है दशम भाव की स्थिति, तो हमने बात कर ही ली, तो बहुत अच्छी है। ये योग आधे महीने के बाद बहुत अच्छे फल देंगे, आधे महीने तक तो बहुत सारे कड़वे कड़वे योग यहाँ पे बने हुए। फिर आते हैं हम 11वें भाव पे। अब 11वें भाव में राहु बैठे हैं जो बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन समस्या ये है कि 11वें भाव के स्वामी 6ठे घर में बैठे हैं, ये भी दरिद्र योग है। आमदनी का स्वामी अपने से 6ठे घर में बैठा है, अपने से 8वें घर में बैठा है कुंडली के 6ठे भाव में, यानी त्रिक भाव में शुक्र। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये खराब स्थिति है। इसका अर्थ ही होता है कि आपकी आमदनी के नए नए कोशिशें, नए नए बात तो बनेंगी पर उतने रिजल्ट आते हुए दिखेंगे ही नहीं जितने के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी प्रयास निष्फल हो रहे हैं, ये स्थिति देखने में आ सकती है। 12वां घर जो हमारे खर्चों को देखता है उसका कंट्रोलिंग स्टार 4थे घर में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये भी कुछ हद तक खर्चों को बढ़ाएगा, भागदौड़ बढ़ेगी, डॉक्टरी इलाज भागदौड़ इस तरह की देखने में आएगी जहाँ डॉक्टर के पास ज़्यादा आना जाना पड़ जाए, खासतौर पर माता जी को लेकर ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा देखने में आ सकती हैं। अब बात आती है कि जब ये अपनी राशि बदलेगा बुध तो स्थितियां थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब संतान के लिए माइनर कष्ट की स्थिति होगी। लमसम अगर सारी बात को जोड़ के एक साथ देखते हैं तो कर्क के लिए स्वास्थ्य की स्थितियां एवरेज हैं, आधा महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। आधे महीने का 20 तारीख के बाद एक तरह से यानी 2/3 महीना निकालने के बाद आखिरी के 10-11 दिन की स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सुधरी हुई हैं, वहाँ काफ़ी सुधार और लाभ होता हुआ दिखाई देगा इनको। चंद्र का मंत्र जाप, चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करना, भगवान सत्यनारायण का पाठ करना और भगवान शिव पर जल चढ़ाना, ये उपाय अगर वो करते हैं तो उन्हें लाभ जरूर होगा। इनकी चर्चा शुरू करते हैं। सिंह लगन के स्वामी अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, 10 डिग्री तक नीच में होते हैं, उसके बाद अगली 20 डिग्रियों तक वो अपनी शत्रु राशि में रहते हैं। तो लग्नेश ही यहाँ पे शत्रु राशि में 3रे घर में, लेकिन जब नीच में था तो लग्न दोष बनता था, अभी शत्रु राशि में तो लग्न दोष नहीं बनता है। लग्नेश 3रे घर में होना अगर हम परमानेंट कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो ये कभी कभी 2 विवाह का भी योग होता है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ स्थितियाँ ठीक हैं। लगन पर किसी और ग्रह की यहाँ पे डायरेक्ट दृष्टि नहीं आ रही है, लगन का स्वामी शत्रु राशि में, तो थोड़ा थोड़ा लगन यहाँ कमजोर काउंट होता है। इसका अर्थ ही होता है कि उतने लाभ नहीं मिलते जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितने हम प्रयास कर रहे हैं उस लिहाज से उतनी परफॉर्मेंस आती हुई नहीं दिखाई देती। दूसरा घर जो हमारा है वो अच्छा है, दूसरे घर का जो स्वामी है वो बुध है, वो 3रे घर में। अब दूसरा घर रहता है धन का स्वामी और दूसरे से दूसरा 3रा धन का स्वामी वहां बैठा है, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है धन के योग के लिए।
तो सिर्फ धन योग के लिए अच्छी है। तीसरे और 11वें का किसी भी तरह संबंध हो, ठीक, तीसरे और 11वें का किसी भी तरह से संबंध हो और दूसरे घर पे किसी भी तरह राहु की दृष्टि पड़ती हो तो ये भी धन का योग काउंट होता है। तो केवल धन के लिए अच्छी स्थिति बनती है। एक अच्छा सुंदर योग बन रहा है, उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। वो ये है कि सारे केंद्र में कोई ग्रह ना हो, हम राहु केतु को छाया ग्रह कहते हैं, और उसके अलावा बाकी सभी ग्रह हो तो इसे वापी योग कहते हैं। केंद्रों में राहु केतु को नहीं गिने, राहु केतु छाया ग्रह हैं, केंद्र के अलावा सभी ग्रह पणफर या अपोक्लिम्स में हो तो इस योग का निर्माण होता है। ये शुभ फल देने वाला है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये योग 20 तारीख तक ही केवल रहेगा। उसके बाद जब ये सूर्य, बुध और गुरु अपनी राशियां बदलेंगे तो ये वापी योग भी टूट जाएगा। तो उसके बाद में अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन उसकी भी चर्चा मैं अभी करता चलूंगा। तो वापी योग का निर्माण हुआ। एक और योग का निर्माण हो रहा है, वो ये है कि 5वें भाव का स्वामी है ना, वो आ रहा है 6ठे, 8वें, 12वें। 5वें भाव का स्वामी क्या है? गुरु। गुरु कहाँ आ गया? 6ठे भाव में। इसे पामर योग कहते हैं। ये संतान के लिए बुरा है, ज्ञान के लिए बुरा है, सोच समझ के लिए बुरा है, आनंद के लिए, हमारी प्लानिंग्स के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बुरा है। बेशक वह नीच बना रहा है, उसके बाद भी स्थितियां ठीक नहीं है। बीच में 2 ग्रह रह गए, उनकी चर्चा फिर से कर लेते हैं। तो तीसरे घर का जो कंट्रोलर है वो है शुक्र, जो अपने से तीसरे घर में बैठा है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। शुक्र यहाँ ठीक हालत मेंटेन करते हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, पंचम में बैठे, तो ये अपने आप में कहीं कोई खराबी नहीं। चौथे घर की स्थिति क्या हुई? वहां के स्वामी है मंगल, मंगल बैठे अपने से 12वीं और लगातार वो यहीं बैठे रहेंगे, तो ये खराब स्थिति है। जिस भाव का स्वामी अपने से 12वीं में बैठता है, कुछ हद तक वो उसे कमजोर कर देता है। तो सुखों को लेकर, यात्राओं को लेकर, मकान को लेकर, वाहन को लेकर, कुछ बड़ी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी को लेकर आपको कुछ निराशा देखने में आ सकती है। माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और या उनसे अलगाव होना, उनसे अलग जाने की स्थिति बनना, विदेश जाना भी देखने में आ सकता है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिसमें आपको काफी दिनों तक घर से अलग रहना पड़ जाए, 5-7 दिन, 10 दिन। तो ये एक नियर अबाउट योग बनता है। पंचम भाव की स्थिति तो हमने अभी बात कर ली, पामर योग का निर्माण उस पर हो रहा है, जो मैं थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। अब 6ठे घर का स्वामी 6ठे घर में स्वग्रही है। ये अपने आप में एक योग होता है, इस योग का नाम है हर्ष योग। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग है, बीमारियों से लड़ने का योग है, कर्ज की स्थितियों को कंट्रोल करने का योग है, शत्रुओं से तालमेल करना, उन्हें जीतना या उन्हें सेटल करना, सारे योग आते हैं। अपने आप में बड़ा अच्छा योग है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। अब अगर और आगे बढ़ते हैं तो वो है 7वें भाव का स्वामी 6ठे में। अब रूल ये कहता है कि 7वें भाव का स्वामी अगर 6ठे में जाएगा तो ये दुष्कृति योग बनाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शनि स्वग्रही स्थिति में है, इसलिए इतने कड़वाहट या इतनी बुराई इसमें नहीं आएगी, इसलिए इस चर्चा को यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। दुष्कृति योग यहाँ पूरी तरह लागू नहीं होता है, पर वैवाहिक जीवन की स्थिति को लेकर के तनाव जरूर आएगा। 6ठे घर में चला गया और षष्ठेश ही गिना जाएगा क्योंकि पहले 6ठा घर पड़ा, तो इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन थोड़ा तनाव में आएगा। सिंह लगन वालों की लग्न और वैसे भी सूर्य और शनि का आपस में तालमेल कम होता है तो थोड़ी जल्दी गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ी सावधानी आपको यहाँ रखनी है क्योंकि पूरे महीने लगातार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी 6ठे भाव में। इस योग का नाम होता है सरल योग। जब 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ही होते हैं तो इन योगों का निर्माण होता है। इन्हें विपरीत योग भी कहते हैं। ये बड़े अच्छे फल देने वाले होते हैं। धन संग्रह का योग बनता है, पैसा कमाने का मौका मिलता है, अचानक धन की प्राप्तियों का योग बनता है और बहुत सा धन कमाने का अवसर मिलता है। कुछ ऐसी यात्राएं करने को मिलती हैं जिसका रिजल्ट बाद में जरूर अच्छा आ जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति है। 2 केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहे हैं। पहला बन रहा है लग्न का और 9वें भाव का। पहला भाव यानी कि सूर्य और 9वां भाव यानी कि मंगल, तो सूर्य मंगल की युति एक केंद्र त्रिकोण योग कर रही है। बहुत अच्छा है। जब लग्न और भाग्य का स्वामी जुड़ते हैं तो ये बड़ा भाग्यशाली योग होता है, केंद्र त्रिकोण योग है, ये बहुत शुभ फल देने वाला है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी राशि बदलेंगे योग टूट जाएगा। दूसरा केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है 5वें भाव और 7वें भाव के प्लस का। जब पंचम भाव और 7वां भाव एक साथ हो तो कुंडली में ये योग बनता है। जैसे गुरु और शनि यहाँ पर हैं तो 5वें और 7वें, तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण योग है। तो 5वां त्रिकोण, 7वां केंद्र, तो गुरु शनि दोनों एक साथ हैं। पर यह योग भी टूट जाएगा 20 तारीख के बाद,
क्योंकि तब बृहस्पति अलग हट जाएंगे यहाँ से, तो ये योग यहाँ से टूट जाएगा। तो 2 राजयोग यहाँ पर निपटे। तीसरा एक और राजयोग है, जब वो है सप्तम भाव का स्वामी शनि और मंगल। मंगल कहाँ का है? 9वें घर का। सप्तम भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी अगर परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये भी बहुत अधिक भाग्य देने वाला योग है, तरक्की वाला योग है, यश और सन। तो आप ध्यान देंगे कुंडली में 7वें घर का स्वामी कौन है? शनि, और 9वें घर का स्वामी है मंगल, तो ये एक दूसरे से केंद्र में है। तो ये बहुत ही सुंदर योग है, भाग्य के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, आनंद के लिए, ससुराल वालों की तरफ से मिलने वाले सुख के लिए, उनके प्रयासों से धन कमाने के लिए, पिता के आशीर्वाद से धन कमाने के लिए ये योग बहुत अच्छी स्थिति में है। 10वें भाव में राहु देव बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। कुछ हद तक राहु की बेस्ट प्लेसमेंट काउंट की जाती है, राहु का राजयोग समझा जाता है। ये अच्छा मौका देगा और इसकी पूरी दृष्टि धन भाव पर भी पड़ रही है, तो धन कमाने के भी अवसर देगा। शत्रु पक्ष पे भी इसकी दृष्टि पड़ रही है, शत्रुओं को दबाने में भी इसका प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति 10वें भाव की। और शुक्र अब केंद्र में है, यानी केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं, ये भी लगातार अच्छी स्थिति है। तो स्टेटस, पोजीशन, रुतबा, पहुंच, लोगों के साथ आपके संपर्क और नए बड़े संपर्क सूत्र जुड़े, इसकी संभावनाओं से इंकार नहीं है। अब आता है 11वां घर जो हमारी आमदनी का है। आमदनी का स्वामी बुध अपने से 5वें या 3रे में बैठा है और बाद में केंद्र में आ जाएगा। दोनों ही स्थितियां शुभ हैं, शुभ फल देने वाली हैं। तो आमदनी के उत्तरोत्तर बढ़ने की पूरी उम्मीदें हैं। यही बात धनयोग से भी कही थी और भी आमदनी के घर से भी आ गई। अब आती है हमारे खर्चों की स्थितियां। खर्चों की स्थितियां ठीक हैं, लेकिन 22 और 23 तारीख 2 ऐसे दिन हो सकते हैं और 6 और 8 तारीख भी ऐसे हो सकते हैं जब खर्चे थोड़े ज़्यादा हों और आपको लगे कि भाई हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो ये एक नियर अबाउट की चर्चा हो गई। सिंह लगन को अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समराइज करूं तो लगन का स्वामी थोड़ा वीक है, इसलिए बहुत अधिक लाभ होता हुआ नहीं दिखता है। धन का स्वामी बहुत अच्छा है, धन की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं, आमदनी के योग बहुत अच्छे हैं। सुखों के योग बिल्कुल एवरेज सिचुएशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि सुखों का स्वामी मंगल अपनी अस्त स्थिति में है। भाग्य की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है, स्टेटस की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान पक्ष एवरेज से अच्छा है और 20 तारीख बाद काफी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर एवरेज चलने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो धनयोग होना और शुक्र से वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलना दो अलग अलग बातें हैं। ये भी एक समस्या है, लोग समझते नहीं। एक ही शुक्र बहुत से काम करता है, तो धन देने के लिए तो ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन के हिसाब से वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर ध्यान देंगे तो वो केतु और शनि के बीच में है, ये भी एक तरीका है देखने का। तो भाग्य की स्थिति अच्छी है, स्टेटस की स्थिति अच्छी है, आमदनी की अच्छी है, खर्चे और भागदौड़ भी थोड़े देखने में आएंगे, थोड़ी चिंता सी बनी रहेगी। कुल मिलाकर एवरेज में बहुत अच्छा नहीं है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्यदेव की पूजा अर्चना करना, सूर्यदेव को अर्घ देना, जल चढ़ाना, गाय को रोटी और गुड़ देना ही एक सुंदर हल है। अगर ये उपाय करते हैं लाभ जरूर होगा। की बात करते हैं। कन्या लगन की स्थिति है कि जो लगन के स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध बैठे हैं अपनी फिलहाल चर राशि में। अब एक बड़ा शानदार योग होता है जिसे हम कहते हैं शंख योग। लगन का और दशम भाव का स्वामी दोनों चर में हो और परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो या एक ही ग्रह हो, तो ये शंख योग का निर्माण हो जाता है, क्योंकि दोनों का ही स्वामी एक ही ग्रह बुध। शंख योग बहुत सा शुभ फल देने वाला, आनंद देने वाला, तरक्की देने वाला, यश की वृद्धि करने वाला योग है। इसका बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें आमतौर पर एक नया योग भी रहता है कि लगन पर लगन मजबूत होना चाहिए। तो बुध की स्थितियां लमसम बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। एक और बहुत ही सुंदर योग का निर्माण हो रहा है, उसका नाम है पर्वत योग। 6ठे 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो और केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो। तो 6ठा और 8वां भाव बिल्कुल खाली है और केंद्र में शुक्र विराजमान है, और जो लगातार पूरे महीने यहाँ पे यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं, इसे पर्वत योग कहते हैं। ये भी धन देने वाला, आनंद देने वाला, तरक्की देने वाला है। इसमें भी बहुत सी यश की प्राप्ति होती है, तो ये बड़ा अच्छा योग है। तो जो दूसरे घर के स्वामी हैं, लगन से तो हमने बता दिया शंख योग की चर्चा। अब दूसरे घर का जो स्वामी है शुक्र, उसकी स्थिति बहुत अच्छी, वो अपना केंद्र में बैठता है। ये धन का योग बना, धन की स्थितियों के हिसाब से बना, सुखों के हिसाब से बढ़िया है। भाग्य का स्वामी भी अगर केंद्र में आता है तो ये भी एक शुभ योग है, भाग्य का भी योग बढ़ाता है। प्रयासों के घर का स्वामी मंगल यहाँ पर अपने से 12वें में है, प्लस कुछ हद तक वो अस्त रहेगा पूरा महीना। इसका प्रभाव आंखों पे भी आएगा, दांतों पे भी आएगा, भाषा पे भी आएगा, गुस्से पे, फ्रस्ट्रेशन पे, ब्लड प्रेशर पे,
कुछ थोड़े बहुत यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें भी देखने में आ सकती हैं। तो गोचर का ये थोड़ा प्रभाव तभी आएगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी स्थितियां थोड़ी खराब हों, अन्यथा जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा खराब। लेकिन ये संभावना से इनकार नहीं है कि इस दौरान किसी तरह की दिक्कत आपको देखने में आए, जो क्योंकि मंगल की और सूर्य की सारी दृष्टियां 8वें घर पर आ रही हैं, उसका अपना प्रभाव होगा, दूसरे घर में बैठे। तो बोली भाषा कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। अपनी भाषा को कंट्रोल में रखेंगे तो बात बन जाएगी। तीसरा घर जो कंट्रोलर है हमारे प्रयासों का, एफर्ट्स का, उसको स्वामी मंगल अस्त है, तो उतने प्रयास होंगे ही नहीं जितने कि हमें रिजल्ट निकालने के लिए चाहिए, एक बात, या हमारे जितने भी प्रयास होंगे उसका उतना रिजल्ट ही नहीं मिलेगा जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान है, भाइयों से तालमेल को लेकर दिक्कतें आएंगी, शरीर में दर्द की कुछ समस्याएं देखने में आएंगी, कुछ अनईजी फील होगा, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, ये देखने में आएगा। चौथे घर का स्वामी अपने से अगले घर में बैठता है, तो ये केंद्र त्रिकोण योग हो गया। चौथे का स्वामी और 5वें का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं। पहले 20 दिन तक ये योग लगातार बना रहेगा, केंद्र त्रिकोण योग, क्योंकि इसकी स्थितियां अच्छी हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चौथा घर गुरु और 5वें घर का स्वामी शनि दोनों एक साथ बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। पर जैसे ही बृहस्पति 20 तारीख के बाद 21 तारीख को अपनी राशि बदलेंगे तो ये योग टूट जाएगा। उसके बाद भी अच्छी स्थिति है, लेकिन तब ये योग बनेगा एक नया, कि जब चौथे घर का स्वामी 6ठे 8वें भाव में आता है तो सुखों की हानि होती है। इसे कुहू योग कहते हैं, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तो कुहू योग का भाव यहाँ पर यह रहता है कि आपके सुखों की कमी हो गई, सुखों की हानि हो गई, ये एक बुरा योग है। सुख चौथा घर, चौथे घर का स्वामी कहाँ गया? छठा, तो छठे भाव में उसे नहीं होना चाहिए था, 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए था, तो सुखों की कमी हो जाएगी। फिर आता है पंचम भाव का स्वामी, पंचम है स्वग्रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, डिसीजंस लेने के लिए अच्छा है, सोच समझ के लिए अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है। पर एक नियम यह कहता है कि शनि अगर छठे भाव में हो और अकेला हो, बाई चांस अकेला हो, अकेला कब हो जाएगा? 20 तारीख के बाद, तो ये कुछ हद तक खराब योग है। इसे पनौती योग, शनि की पनौती भी कहते हैं। ये सही मौके पे सही डिसीजन लेने के बजाय हमसे कुछ ऐसे डिसीजन दिलवा सकता है जिसके हमें बाद में पछताना पड़ जाए। तो ये भी एक तरीका। इस पर राहु की भी पूरी दृष्टि आ रही है, तो संतान के घर पर सिर्फ शनि का रहना आधे महीने के बाद और राहु की पूरी दृष्टि बराबर बने रहना, थोड़ा बहुत उनकी हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, उनके व्यवहार के साथ तालमेल को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर, डाइजेशन को लेकर, लीवर को लेकर, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी को लेकर आपको दिक्कतें देखने में आ सकती। पंचम से पंचम भाव में राहु बैठता है जिसकी पूरी दृष्टि पंचम पर है। इस लिहाज से भी आपको संतान पक्ष को लेकर के कुछ तनाव देखने में आ सकता है। उनकी शादी ब्याह को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, उनके साथ व्यवहार मिलाने में दिक्कत हो सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर दिक्कत देखने में आ सकती है। जैसी उम्र रहेगी उसी तरीके के प्रभाव देखने में आएंगे। छठे घर का स्वामी 5वें घर में गया, ये अच्छी योग नहीं है, ये कहीं ना कहीं संतान पक्ष को कमजोर करते हैं। लेकिन क्योंकि वो पंचमेश भी है और पहले मकर राशि आई, तो वो पहली राशि यानी पहले भाव का ही प्रभाव करेगा। इस हिसाब से उसे पंचमेश गिना जाना ज्यादा उचित है। षष्ठेश भी गिनते हैं लेकिन पंचमेश का प्रभाव ही अधिक देगा। तो यह स्थितियां ठीक हो जाती हैं, छठे घर वाली स्थितियां एवरेज रह गई। अब आता है 12वां घर, अब 7वां घर, वहां बैठिए मीन राशि, या मीन राशि के स्वामी क्या है? गुरु। अभी तो ये अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण योग बन गया, पंचम और सप्तम दोनों एक साथ युति बनाकर पंचम में बैठे हैं, ये केंद्र त्रिकोण योग बना। लेकिन ये योग टूट जाएगा और जब ये योग टूटेगा तो ये गुरु आ जाएंगे छठे भाव में, और जब गुरु छठे भाव में आएंगे तो एक और बुरे ग्रह का, एक बुरे योग का नाम जो मैं बता रहा हूं आएगा, अभी बनेगा, उसका नाम है दुष्कृति योग। यानी वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव की स्थितियां बढ़ जाएंगी एकदम से, क्योंकि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो छठे घर में आ गया और जो नहीं होना चाहिए था। तो जिस भाव का स्वामी भी छठे 8वें 12वें त्रिक में जाता है वो उसका प्रभाव कम करता है, तालमेल की दिक्कतें आती हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें भी देखने में आ सकती हैं, तो ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होगा। 8वां घर हमारी धन संग्रह का है, अचानक धन प्राप्ति का है, बहुत सी कुछ यात्राओं का भी है, तो अच्छा है। और मंगल की पूरी दृष्टि लगातार वहां पड़ती रहेगी। इसके कुछ फायदे भी हैं, पर थोड़ा सा नुकसान यह है कि मंगल वहां अस्त है, तो खून से संबंधित कोई तनाव, पाइल्स जैसी दिक्कतें या टिपिकल लेडीज प्रॉब्लम महिलाओं को थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इसमें खून से संबंधित तनाव आ सकता है। भाग्य की बात करते हैं, 9वां घर राहु देव वहां बैठे हैं,
कुछ हद तक राहु का वहाँ बैठना हमें राजनीतिज्ञ बनाता है, हमें तेज तर्रार बनाता है, हमें अपने दिमाग का तेज इस्तेमाल करना सिखाता है। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी खराब देखने में आ सकती हैं, पर ऑन दी होल भाग्य को बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो ये अच्छी स्थिति है। भाग्य के लिए यहाँ पे कोई खराबी की बात नहीं है। दशम भाव का स्वामी बुध दूसरे घर में बैठा है, और जो एक योग का निर्माण मैं पहले ही बता चुका हूँ, शंख योग, उसका निर्माण हो रहा है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। और जब अपनी राशि बदलेगा तब भी वो बहुत अच्छा फल देगा। तो स्टेटस के लिए, पोजीशन के लिए, धन के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए ये अच्छा योग है। ऐसा योग जिसमें सरकारी लोगों से हमारी दुआ सलाम बढ़े, उस लिहाज से भी अच्छा है जब सूर्य चेंज होगा। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां ठीक हैं। जब ये ग्रह अपनी राशि बदलेंगे तब भी ठीक है। 11वें भाव का स्वामी जरा जल्दी अपनी राशियों को बदलेगा, लेकिन फिर भी लमसम देखें तो बिल्कुल ठीक स्थिति रहने वाली है। जब वो अपनी कुंभ राशि में रहेगा तब थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आएंगी, 2 दिन की बात है, वो भी निकल जाएगा, तो ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में है, ये कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें हम धन खर्च की स्थितियों को ज़्यादा मान के चलते हैं। बिना मतलब के खर्चे, कुछ कानूनी खर्चे, कुछ ऐसे नोटिस, चालान देखने में आ सकते हैं जो आपको मुफ्त में भुगतने पड़ जाएं। लेकिन जब सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो पहले 16 दिन ये तनाव रहेगा, खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, डॉक्टर पे या गवर्नमेंट से संबंधित थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है, फिर ये स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? बुध के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो अच्छा होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है तो पन्ना रत्न भी धारण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक आपकी अपनी कुंडली में अच्छा ना हो, पन्ना नहीं धारण करना। तो आज की वीडियो के लिए हमने सारी बातें कर ली हैं, हर एक लगन पे चर्चा कर ली है, उसका कैसा प्रभाव आएगा, कौन कौन से योग बनते हैं, उन सब की यथासंभव में जितना मुझसे संभव था अब मैंने उसका डिटेल में बताने का प्रयास किया है। ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ गोचर के दृष्टिकोण से देखनी है, ये एज इट इज़ आप पे लागू नहीं हो सकती। आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी इसका प्रभाव जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रभाव नहीं करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता कि एज इट इज़ आप उसे लागू कर लें और तनाव लेने लगें। तो तनाव की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करें, फाइनल आंसर के तौर पे नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लगातार दिखाया जा रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कितनी फीस और कैसे देनी है, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी जब आप व्हाट्सएप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।